नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिजात शेखर आज़ाद। नवभारत टाइम्स .com वेबसाइट के लिए लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकार और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आज कल खबरें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और ऐसी ही खबर आज इन्होंने लिखी और मैंने कहा कि इनसे बातचीत की जाए। पहले इनकी खबर की हेडलाइन आपको बताता हूँ। इजराइल के बारे में खबर है। हेडलाइन है कि हमास को जड़ से खत्म करने में लग जाएंगे कई साल, इजरायली सेना ने मानी नाकामी, गजा को तबाह कर भी हार जाएंगे नेतन्याहू। क्या मतलब हुआ इस हेडलाइन का, क्या है इसमें कंटेंट? देखिए, जेरूसलम पोस्ट जो है इजराइल की मीडिया है, उसने एक रिपोर्ट छापी है इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से। इसमें कहा गया है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स जो आईडीएफ जो उसने इस बात को स्वीकार किया है कि गाजा पट्टी से हमास को पूरी तरह से खत्म करने में, उसको नेस्तनाबूद करने में इजरायली सेना को भी कई महीने, यहाँ तक कि कई साल लग सकते हैं। इजराइल की मीडिया ने ये लिखा है अपने देश के लिए नेतन्याहू के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि कई साल लगते हैं, तो फिर यानी आपकी जो गाजा पट्टी को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो तो फिलहाल फेल नजर आ रही है। क्योंकि आपका प्लान क्या था? आपका ये प्लान ये था कि हमास को खत्म करेंगे फिर वापस लेकर के आएंगे। आप कम से कम दुनिया को ये दिखा रहे थे। फिर आप बाद में प्लान लेकर के आए कि गाजा पट्टी पे हम पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसका साथ आपको मिलता है। आधा गजा पर तो कब्जा कर लिया है, दावा किया जा रहा है। सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, उन्होंने गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 45,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया। और नहीं तो इतने साल क्यों लगेंगे भाई? मेरा मतलब सवाल ये है कि अगर आधा गजा पर कब्जा अभी कर लिया है तो बाकी पूरे गजा पर कंट्रोल करने में इतने साल क्यों लगेंगे? देखिए, हमास को सिर्फ एक आतंकवादी संगठन जैसा इजराइल और अमेरिका मानता है। अगर सिर्फ इतना मानकर रखा जाए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। हमास दरअसल बेसिकली एक विचारधारा है। विचारधारा ये है कि गाजा पे जो लोग जुल्म की बात करते हैं कि गाजा पे जुल्म हो रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, हमले कर रहा है, लोगों को मार रहा है, इसके खिलाफ वो एक विचारधारा के तौर पर सामने आते हैं। और जब एक विचारधारा के साथ आपका टकराव होता है तो फिर वहां पे किसी विचारधारा को हराना इतना आसान नहीं होता नहीं, है। मेरा सवाल यह है कि हमास और गजा जी। दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है या दोनों एक साथ है? क्योंकि गजा में फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हमास से कह रहे हैं कि भाई आप क्यों इजराइल के खिलाफ आपने रॉकेट दाग दिए, फिर उल्टा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं। हम गाजा के लोग रास्तों पे, सड़कों पे इसलिए एक एक तबका उतरा है। और वो सिर्फ इसलिए उतरा है ताकि वहाँ गाजा की जो बर्बादी है उसको बचना चाह रहा है। लोग परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि ये चीजें खत्म हो। युद्ध विराम जो हुआ था, चाहेंगे कि युद्ध विराम कंटिन्यू रहे, लोगों को मारना, मतलब मारकाट जो है वो कम हो। सिर्फ इसलिए आए थे। लेकिन अगर हम इजराइल की मानसिकता क्या थी, इजराइल क्या सोच रहा था? हमास को पूरी तरह से खत्म करें, गाजा पे पूरी तरह से हम कंट्रोल करें, गाजा के पुनर्निर्माण की बात कह करके हम गाजा को कई सालों तक अपने कंट्रोल में रखें। डोनाल्ड ट्रंप इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा जब जनवरी महीने में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार, उसके बाद इनकी नेतन्याहू के साथ जब बैठक हुई थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा ही था कि हम गाजा का पुनर्निर्माण कराएंगे। इसमें गाजा के जितने भी 22 या 23 लाख लोग जो है उनको गाजा पट्टी से हम बाहर भेजेंगे, उन्हें मिस्र और जो अलग अलग जो इस्लामिक देश है वहां पर इनको ट्रांसफर करेंगे और फिर हम एक नया गाजा बनाएंगे। इसमें उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था कि गाजा की वापसी, जो लोग हैं उनकी वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इजराइल का क्या, मुझे कई बार शक लगता है कि क्या ये इजराइल का एक फार्मूला है कि हम कई सालों तक लगातार युद्ध लड़ते रहेंगे, इस बहाने हम इजराइल के नागरिकों को विस्थापित करना शुरू करेंगे, वहां से भगाना शुरू करेंगे और फिर तरह से गाजा को हम पूरी तरह से इजराइल में मिला लेंगे। आपने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जब वो बने दोबारा राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए नेतन्याहू गए, लेकिन अभी 4 दिन पहले भी नेतन्याहू गए थे, मुलाकात की थी। ईरान को लेकर उन्होंने बयान जरूर जारी किया कि शनिवार को भी बैठक होने वाली है ओमान में। जी ठीक है, लेकिन इजराइल को लेकर ऐसी खुलकर कुछ बातें नहीं कही गई। क्या आपको लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट जारी हुई है मीडिया में कि अभी कई बरस लग जाएंगे, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई है? हो सकता है। इजरायली मीडिया, और जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा तो किया ही जाता है, खासकर वार प्रोपेगेंडा जो होता है वो फिलिस्तीन की तरफ से भी हमास क्या करता है और इजराइल की तरफ से भी होता है। ये वार मैसेंजरी, मतलब एक युद्ध का एक नियम है, प्रोपेगेंडा होता है जो हो रहा है। ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि हम हमास को इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते और हमास को खत्म करने के नाम पे आप बहुत लंबे समय तक जंग में उलझे रहना चाह रहे हो। आप इस बहाने धीरे धीरे वहां के नागरिकों का विस्थापित करेंगे और एक तरह से गाजा पे अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। फिर आप दुनिया को बेसिकली आप दिखाने की ये कोशिश करेंगे ना कि हमास इतना तगड़ा है कि उसको हम अभी हराने में कामयाबी मुझे नहीं मिल रही है। इस बहाने हम लंबे समय तक युद्ध को कंटिन्यू रखेंगे। और युद्ध विराम फेल होने की वजह भी तो यही है। बार बार आप इजराइल कुछ कहता है और हमास कुछ कहता है, इस वजह से युद्ध विराम फेल होता है। देखिए, अभी हमास के एक टॉप ऑफिशियल की तरफ से ये बात निकलकर सामने आई कि भाई ये युद्ध लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक के लिए नहीं चल सकता है, हमें फिर से युद्ध विराम करना पड़ेगा। खबर यह भी निकलकर सामने आई कि इजिप्ट, मिस्र ने एक और नया शांति समझौता तैयार किया। हालांकि इजराइल की तरफ से कह दिया गया कि भाई हमें इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं मिला है। तो क्या एक तरह से कहा जाए कि दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत और बयान जारी हो रहे हैं और अंदर खाने वो युद्ध विराम को लागू करने की हामी दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि मेज बनाए बातचीत की?
देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ख़ास करके बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, मुझे नहीं लगता कि वो खुद युद्ध विराम चाह रहे हैं। नहीं, मतलब बंधकों को रिहा कर दो और बंधकों को रिहा करने की जो शर्त है उसको मान लो। अगर सारे बंधक रिहा हो जाते, फिर युद्ध जारी रखने के आपके पास रीज़न्स क्या होंगे? आप किस बिना पे युद्ध को कंटिन्यू नहीं, रखेंगे? बंधकों के बाद फिर गजा की भी लड़ाई तो है ना। गज़ा यही तो प्रॉब्लम है कि आप मतलब नेतन्याहू मुझे नहीं लगता। अभी तो बंधकों का बहाना है, ठीक बात है। बिल्कुल, बंधकों का बहाना है। आप बंधकों का बहाना करते हुए आप गाज़ा में लड़ाई नहीं रोक रहे हैं। इसके लिए आपको एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला हुआ है कि चलो जब तक बंधक नहीं छोड़ेगा तब तक इज़राइल को युद्ध जारी रखने का हक है। लोग यही कह रहे हैं। तमाम एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जो इज़राइल को मिला हुआ है, उसके पीछे रीजन्स तो यही दिए जा रहे हैं ना। बंधक अगर मान लीजिए सारे बंधक वापस आ जाते हैं, फिर नेतन्याहू क्या दलील देकर के युद्ध को कंटिन्यू रखेंगे? क्या उसके बाद गाज़ा के पुनर्निर्माण की बात कह करके हमास के खिलाफ वो जंग रख सकते हैं जारी? मुश्किल है। इसीलिए और दूसरी बात एक चीज़ और समझिए, नेतन्याहू की घरेलू जो उनकी अंदरूनी राजनीति है, वो भी सही नहीं है। अब अगर मान लीजिए हमास के खिलाफ युद्ध खत्म हो जाता है, उनके बाद जो घरेलू उनकी नाराजगी है, तुरंत वहाँ पे इलेक्शन की मांग शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल युद्ध का बहाना करके, जैसे यूक्रेन में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस तरह से इजराइल में भी तो इलेक्शन नहीं होने के चांसेस हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं ना, कभी हम युद्ध लड़ रहे हैं, अभी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? विपक्ष का भी सहयोग है, देश का समर्थन हासिल है। भले उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, फिर भी गाजा के नाम पे अभी तक वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब है। लेकिन एक बार जैसे ही खत्म होता है युद्ध, फिर तो उनके उनके पास मजबूरी हो जाएगी कि वो उनको युद्ध मतलब इलेक्शन करवाने होंगे। इलेक्शन में वो हार जाएंगे। युद्ध खत्म होने की आपने बात की, लेकिन आपने अपने आर्टिकल में एक बात और लिखी कि जंग जीतने के बाद भी, गजा पर कब्जा करने के बाद भी, हमास को हराने के बाद भी नेतन्याहू की हार होगी। जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मैं पॉलिटिकल हार की बात नहीं कर रहा, चुनावों की हार की बात नहीं कर रहा, मैं नेतन्याहू की क्या हार होगी, इजराइल की क्या हार होगी जीतने के बावजूद? देखिए, पहली बात क्या इशारा है आपका? पहली बात तो ये है कि अगर आप युद्ध लंबे समय तक खींच रहे हैं, तो इजराइल की एक तरह से हार इस मामले की आप हार को कबूल कर रहे। मैं अंदरूनी अगर राजनीति को छोड़ दें, बाहरी बाहरी से जो इजराइल की मीडिया ने लिखा है उसको बाहरी बाहरी से आप सोचें, बाहरी नजरिए से देखें। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े पावर हैं, हम हमास को डिस्ट्रॉय कर दें, आप बार बार धमकी दे रहे हैं कि हमास को खत्म कर देंगे। आप ईरान को धमकी दे रहे हैं, आप लेबनान को धमकी दे रहे हैं, सबको आप धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक एक छोटा सा गाजा पट्टी जिसको आपने पूरी तरह से एक जेल बना के रखा हुआ है, उसको तक आप जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो नैतिक स्तर पर तो आपकी हार ही मानी जाएगी ना। कि एक बहुत ही छोटा सा पट्टी है जिसके पास कोई लड़ने के लिए कोई ज्यादा सामान नहीं है, जो आपसे गुरिल्ला लड़ाई कर रहे हैं, जो छिप के हमले कर रहे हैं, जो उनके स्ट्रेटजी उनके हिसाब से वो हमास लड़ रहा है, बावजूद आप उसको हराने में अगर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो सैन्य लिहाज से अगर देखें तो आप क्या हार नहीं होगा कि आप मान रहे हैं कि अब कई साल तक यूक्रेन जैसा, रूस और यूक्रेन जैसा, तो फिर भी आपके पास मसला नहीं है ना। यूक्रेन को चलिए पश्चिमी देशों से समर्थन मिल रहा है, हमास को किसका समर्थन मिल रहा है, ईरान का चलिए मिल रहा है, लेकिन उस तरह से तो उसको मिल पा नहीं रहा है। तो यानी आप अगर एक छोटे से भी इलाके को, अभी युद्ध के कई महीने बीत चुके हैं, हजारों आदमी 45-50 हजार लोग मारे जा चुके हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अब देख रहे हैं कितने खतरनाक और दर्दनाक विजुअल्स आते हैं। बेसिकली इजराइल कहता है कि 18 से 20 हजार करीब हमने हमास के आतंकवादियों को मार दिया है। आप कह रहे हैं कि लगभग 25 हजार आतंकवादी हो रहे हैं। अब सोचिए, अगर इजराइल खुद कह रहा है कि 25 हजार वहां पे आतंकवादी है, जिसमें हमने 17 हजार, 18 हजार या 20 हजार को हमने मार दिया है, यानी 5 हजार 7 हजार अकॉर्डिंग टू इजराइल आतंकवादी हमास गाजा में भी बचे हुए हैं। यानी 5 हजार या 7 हजार आतंकवादी जो बचे हैं, उसको मारने में आपको अरे बचे हैं, ठीक है, मर गए, लेकिन उसके बाद ये मतलब तो नहीं हुआ कि नए आतंकवादी नहीं आएंगे, नए आतंकवादी भी जन्म लेंगे ना। हमास के नजरिए से देखें, जो मैंने विचारधारा की बात कही थी, गाजा पट्टी वही विचारधारा है। तो जब अगर मान लीजिए नए लोग आ रहे हैं, इसमें रिक्रूट हो रहे हैं, इसका मतलब उस विचारधारा से प्रेरित होकर के ही उसमें रिक्रूट हो रहे हैं ना। तो इसीलिए आप उसको कैसे हरा पाएंगे? यही विचारधारा है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जंग किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है कि अभी ट्रंप आएंगे, और जो कुछ दिनों पहले हमने एक रिपोर्ट भी देखा था कि शायद गाजा के लोगों को ट्रंप तो बिजी हैं टैरिफ में। ये तो कुछ दिनों के लिए बिजी है, उसके बाद जैसे इन चीज़ों से बाहर आते हैं, उसके बाद गाजा के लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ही करेंगे। ये इस बात पे रुकेंगे नहीं। मिस्र झुक चुका है, जॉर्डन झुक चुका है, सऊदी के साथ ट्रंप ऑलरेडी रिश्ता, ट्रंप के पर्सनल रिश्ते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, उनके वो मानेगा। मतलब अरब देश जो शक्तिशाली अरब देश है, उससे ज़्यादा विरोध डोनाल्ड ट्रंप को नहीं होने वाला है। इनको मजबूरी जो है जॉर्डन और खास करके जो मिस्र है, इसको विस्थापितों को लेना पड़ेगा। ये गाजा पट्टी पे एक तरह से कब्जा करेंगे, वहाँ पे पुनर्निर्माण के नाम पे कई सालों तक गाजा को अपना प्रॉपर्टी बना के रखेंगे एक तरह से। अमेरिका और इजराइल। बिल्कुल बिल्कुल। हमास कहा जाएगा। हमास, इसमें जो हमास को एक ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप निकल के गाजा से बाहर भाग चले जाएंगे वो। मुश्किल है, कैसे फिर लड़ाई होती रहेगी, इसमें पुनर्निर्माण, ये जो नर्क बना है वो नर्क बनता रहेगा।
तो वही बात जो आपने शुरू में लिखी कि ये तो जंग जो है जारी रहेगी, और इसराइल ने भी कह दिया है कि लड़ाई होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजात। लेकिन कोई नहीं चाहता, कोई युद्ध के कोई पक्ष में कोई नहीं है, हर कोई शांति चाहता है। लेकिन इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स में स्थिति बनी हुई है वो इसी ओर इशारा कर रही है। चाहे एक तरफ इसराइल की और यहाँ हमास की जंग को हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका भी आपस में भिड़े हुए हैं, और हूतियों का जो हाल है वो भी देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस तरह की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को देख पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नवभारत टाइम्स के लिए मैं रविंद्र सिंह, नमस्कार।